namaste, vanakkam, and Om. As you know, I am your teacher Khushi and welcome to दीदी की पाठशाला। तो कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रही थी, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए जो चैप्टर हमने 8th क्लास का चैप्टर 2 शुरू किया था सोशल साइंस का, जिसका नाम था भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण, जिसके 3 पार्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज मैं उसका फाइनल पार्ट और पार्ट 4 लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो अगर आप मैंने ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपको तीनों पार्ट्स भी देखने हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है चैप्टर तो कंप्लीट करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मेरे ही चैनल में प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जब आप जाएंगे तो क्लास 8 की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें आपको चैप्टर 1 साथ साथ चैप्टर 2 के पार्ट 3 इस चैप्टर के 3 पार्ट्स वहां पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम इसका फाइनल पार्ट और पार्ट 4 देखने वाले हैं, जिसमें हमने पार्ट 3 में मुगलों को पूरी तरीके से खत्म कर लिया था कि मुगल किस तरीके से मुगलों ने शासन किया, अलग अलग शासक के क्या क्या मतलब कर्तव्य थे, किस तरीके से उन्होंने काम किया, क्या उनका योगदान रहा है ना। लास्ट हमने औरंगजेब खत्म कर दिया था। अब हम बात करेंगे कि क्या उस समय पर उनके कोई प्रतिद्वंदी नहीं थे, क्या उनके कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं थे। ऐसा तो हुआ नहीं होगा, इतना विशाल साम्राज्य, इतने मतलब प्रबल शासक और सब कुछ, तो कहीं विरोध नहीं हुआ होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो विरोध हुआ था, प्रतिरोध हुआ था, बहुत जगहों पर हुआ था। तो किन किन जगहों पर उनका प्रतिरोध हुआ, विरोध हुआ, किस तरीके से हुआ, अलग अलग जो संस्थाएं थी या समुदाय थे उनमें कौन कौन से ऐसे समुदाय थे या वंश थे जिन्होंने उनका विरोध किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 17वीं शताब्दी में जाटों की। ठीक है, जाट क्या थे, ये जाट किसान हुआ करते थे और ये कहाँ के थे, ये आपके वेस्टर्न यूपी वाला एरिया यानी कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान के जो किसान थे, ठीक है, वो कहलाए जाट किसान। और इन्होंने मिलकर 17वीं शताब्दी में क्या किया, मुगल शासकों का विरोध किया। सबसे पहले तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये एक काफी अच्छे हद तक इन्होंने विरोध किया और ये क्या रहे, उनके प्रतिद्वंदी रहे। उसी तरीके से ये तो हो गया आपका उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान का एरिया। इसके अलावा कुछ ऐसे एरिया थे जो आदिवासी समुदाय, जहां पर आदिवासी रहते, जैसे घने जंगल वाले एरिया, क्योंकि यहाँ पर पहले से कंट्रोल करना, मतलब शुरू से ही यहाँ पर कंट्रोल करना और आज भी यहाँ पर कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा है, क्योंकि ये जो आदिवासी समुदाय होते हैं इनकी अपनी संस्कृति होती है, अपनी सभ्यताएं होती हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं और ये अपनी जो भी संस्कृति है, जो इनके रीति रिवाज है, उनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा उनसे इनका प्रेम होता है, प्रकृति से इनका प्रेम होता है। तो ये किसी के भी अधिकार और आधिपत्य इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करते। तो उसी तरीके से मुगल शासकों को भी यहाँ पर आदिवासी समूह, कौन कौन से आदिवासी समूह थे, भील, गोंड, संथाल और कोच, इन आदिवासी समूहों का विरोध देखने को मिला, झेलना पड़ा। ठीक है, इसका ही एक उदाहरण है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती यही एक आदिवासी समुदाय की रानी थी, जिसने मतलब काफी अच्छे से, मतलब जैसे आप रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुनते हैं, उसी तरीके से ये भी एक वीरांगना थी, जिनने मुगल शासकों की सेनाओं को अपने आखिरी दम तक, मतलब वो लड़ती रही, युद्ध करती रही, आखिरी दम तक उन्होंने क्या करा, मुगल सेनाओं के साथ युद्ध किया और लास्ट में वो क्या करती हैं, खुद से आत्महत्या करके मर जाती हैं दुर्गावती। तो इस तरीके से काफी और भी फेमस लोग हुए हैं, लेकिन दुर्गावती का एक पूरा आपको एक मतलब एक कॉलम बना के आपकी बुक में दिया गया है, आप उसको अच्छे से वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। अभी आपको सिर्फ इतना जानना है कि आदिवासी महिला थी, वो भी एक रानी थी, ठीक है, और उन्होंने मुगल शासकों से युद्ध किया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, ये तो हो गए कुछ समूह या संस्थाएं जो हमने देखा नॉर्मली, लेकिन इसके अलावा राजपूत जो थे उनका जो है दिल्ली सल्तनत के समय से ही विरोध चलता आया है। ठीक है, दिल्ली के जो सुल्तान थे वो भी, वहां पर भी राजपूतों का विरोध देखने को मिला है, साथ ही साथ मुगलों के साथ भी राजपूतों का विरोध देखने को मिला है। लेकिन काफी मुगल शासक ऐसे हुए हैं जिन्होंने राजपूतों के साथ अच्छे और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए हैं, जिनमें से एक थे अकबर। अकबर के बारे में आप जानते हैं कि अकबर के दरबार में राजपूतों को काफी सम्मान दिया गया था, उच्च पद दिए गए थे, उनके साथ उन्होंने मैत्रीपूर्ण या वैवाहिक संबंध भी बनाए। ठीक है, तो जो राजपूत है, राजपूतों की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप राणा कुंभा के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, उनके ही आगे जनरेशन में अगला बंदा था ये राणा सांगा। ठीक है, ये जो राणा सांगा थे, राणा सांगा की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या किया, जो राजपूत बिखर गए थे, ठीक है, उन राजपूतों को इन्होंने इकट्ठा किया, एकीकृत किया राणा सांगा ने, और इनको एकीकृत कर दिल्ली के सुल्तानों के साथ युद्ध किया और दिल्ली के सुल्तानों के साथ युद्ध में ये कई बार विजय भी हुए,
यानी कि जीते भी। लेकिन क्या हुआ, खानवा का वो युद्ध था जो इनने बाबर के साथ लड़ा, किसने, राणा सांगा ने। राणा सांगा ने खानवा का जो युद्ध लड़ा बाबर के साथ, उसमें क्या होता है, राणा सांगा की हार हो जाती है, पराजय हो जाती है। लेकिन उससे पहले काफी सारे ऐसे युद्ध थे जो दिल्ली के सुल्तानों के साथ राणा सांगा ने जीते थे। ठीक है, इसके अलावा अगला ही राणा सांगा के ही उत्तराधिकारी रहे हैं महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप की अगर हम बात करें तो महाराणा प्रताप ने ऐसे ही, देखो पहले से मुगल आधिपत्य चल रहा था, मुगलों ने अपने अधीन राजपूतों को बहुत हद तक कर लिया था। लेकिन एक ऐसा समय आया, अगर देखा जाए तो आपके जो ये थे महाराणा प्रताप, ये एक ऐसे राजा हुए हैं जिसने उनका जो अधिकार है, ये आधिपत्य ऐसे ही स्वीकार नहीं किया। इन्होंने उसको मानने से मना कर दिया। उन्होंने बोला मैं इस चीज को स्वीकार नहीं करूंगा। और जब कोई भी, ऑब्वियस सी बात है, ये मुगल दो ऑप्शन देते थे, या तो आप खुशी से स्वीकार कर लो हमारे अंडर आना, या फिर आपको युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो महाराणा प्रताप है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने स्वीकार नहीं किया मुगलों का आधिपत्य, और इन्हें क्या करना पड़ा, फिर इन्हें युद्ध करना पड़ा। तो आप देखेंगे कि 1576 में फिर क्या होता है, अरावली की जो हल्दी घाटी वाले एरियाज है, वहां पर होता है महान युद्ध, जिसको हल्दी घाटी युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो 1576 में ये हल्दी घाटी का युद्ध होता है महाराणा प्रताप और मुगलों के अधिकारियों के बीच में। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगला। ठीक है, इनकी अगर हम बात करें, महाराणा प्रताप ने यही हार नहीं मानी थी। महाराणा प्रताप इस युद्ध में एक तरीके से थोड़े से मतलब ढीले पड़ गए, अगर देखा जाए तो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, तो रणभूमि छोड़कर भाग गए थे। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो महाराणा प्रताप है वो घने जंगलों में जाते हैं, और वहां पर किनका, ये जो आपके आदिवासी समुदाय हैं, इनसे समर्थन की, मतलब इनसे मांगते हैं कि हम, मेरे को समर्थन दे। तो भील जो लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने देखा था ना आदिवासी, भील, गोंड, संथाल, तो जो भील थे, इन लोगों ने महाराणा प्रताप का क्या किया, समर्थन किया। और महाराणा प्रताप ने इनके समर्थन से गोरिल्ला युद्ध की पद्धति के द्वारा कई बार मतलब मुगल सेनाओं को परेशान किया, या उनको हराने की, मतलब उनके साथ युद्ध किया। ठीक है, अब ये गोरिल्ला युद्ध क्या होता था बेटा, गोरिल्ला युद्ध एक ऐसी पद्धति होती थी, या एक ऐसी पद्धति है युद्ध की जो बहुत ही पुरानी पद्धति हमारी रही, जिसमें ये लोग पुराने मतलब उपकरणों का इस्तेमाल करके, जैसे धनुष, बाण, तीर वगैरह, इनका इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, युद्ध किया जाता है। और इसकी सबसे खास बात ये होती है कि इसमें जो युद्ध है वो आमने सामने ना रहकर छुपकर किया जाता है, जो विरोध है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो एक तरीके से ये लोग आमने सामने नहीं आते, जिनका युद्ध होता है, और जो ये मतलब जो युद्ध कर रहा होता है, ये जो भी प्रहार करता है वो छुपकर प्रहार करता है। ठीक है, तो ये गोरिल्ला युद्ध पद्धति है, और ये काफी फेमस रही है इंडिया में। काफी जगहों पर आप देखेंगे कि ये पद्धति देखने को मिली है। और अगर देखा जाए कि इसकी शुरुआत किन्होंने की, तो ये जो आपके आदिवासी समुदाय है, बेसिकली यही गोरिल्ला युद्ध पद्धति को यूज किया करते थे। ठीक है, तो आगे आप देखेंगे, जब आप आगे हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप देखेंगे संथाल विद्रोह के बारे में आप पढ़ेंगे। तो संथाल विद्रोह में आप देखेंगे कि वहां पर भी संथालों ने गोरिल्ला युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया। बहुत सारी जगहों पर गोरिल्ला युद्ध पद्धति का यूज किया जाता था। ठीक है, लेकिन इन्होंने काफी मतलब प्रयास किया, पर प्रयास इनके असफल रहे। ये अपने राज्य को तो सुरक्षित रख सके, लेकिन अपने राज्य का, अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसीलिए इनकी जो सत्ता है, इनकी जो पावर है, वो राजस्थान तक ही सीमित रह जाती है। ठीक है, इसके बाद अगले थे आपके अहोम। अहोम जो लोग थे, ये कौन थे, ये ब्रह्मपुत्र घाटी में, जो म्यांमार के पास ब्रह्मपुत्र घाटी है, वहां पर जाके ये लोग बस गए थे 13वीं शताब्दी में। और वहां पर ये क्या करते हैं, अहोम साम्राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक है, अहोम साम्राज्य की स्थापना करते हैं। और साथ ही साथ अगर देखे जाए तो यहाँ पर नहीं कि एक जैसी ये गोरिल्ला युद्ध पद्धति थी, इसके तरीके से इनकी एक प्रणाली थी जिसको पाइक प्रणाली के नाम से जाना जाता था। पाइक प्रणाली में जो शासक होता था वो एक तरीके से अपनी प्रजा से ये अनुरोध करता था, या एक तरीके से ऐसी मांग करता था कि जो भी सक्षम है, जो भी एबल लोग हैं, वो कृषि वगैरह तो कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा उनके लिए उसने मैंडेटरी कहें, या एक तरीके से उसने उनसे अनुरोध किया कि आपको क्या करना है, आपको सेना में भी या कहीं पे भी अपने श्रम का योगदान करना है, ताकि उसकी सेना, मतलब उसके पास एक स्थायी सेना ना हो, फिर भी एक अच्छी खासी सेना रहे। ठीक है, तो पाइक प्रणाली ऐसी थी कि सक्षम लोगों से एक अनुरोध था कि आप हमारे लिए क्या करेंगे, सेना में काम करेंगे, जिसकी वजह से जब भी युद्ध होता था, युद्ध की जब भी स्थिति आती थी, तो जो इसके ज्यादा बड़ी सेना ना होने के बावजूद भी इसके पास सेना हो जाती थी, क्योंकि वो सक्षम लोग इसका साथ दिया करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 1671 में इनके साथ भी मुगलों का युद्ध होता है, जिसको सराय घाट के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो ये 1671 में जो सराय घाट का युद्ध हुआ था, ये औरंगजेब की सेना
और अहोम सेनापति के बीच में हुआ था, जिसमें अहोम सेनापति क्या करता है, ये लोग भी वही गोरिल्ला युद्ध पद्धति से युद्ध किया करते हैं। ठीक है, अब गोरिल्ला युद्ध पद्धति के से औरंगजेब की सेना को ये 1671 में क्या कर देते हैं, हरा देते हैं अहोम, और अपने एरिया में, जो इनका एरिया था, ठीक है, असम वाला एरिया भी इनके पास था उस समय पर, उसमें यहाँ मतलब औरंगजेब को प्रवेश नहीं करने देते, अपना साम्राज्य विस्तार करने से रोकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये गोरिल्ला युद्ध पद्धति बेटा इसीलिए भी ऐसी थी क्योंकि ये लोग छुप के करा करते थे वार। मतलब ये एक इस तरीके से हो गया कि लगा तो, पर कहां से लगा ये नहीं पता। ठीक है, तीर लगा, जो भी लगा, चोट लगी, लेकिन ये नहीं पता मारा किसने। अब जब यही ना पता चले मारा किसने, तो किसको पकड़ के मारा जाए। ठीक है, तो इसीलिए गोरिल्ला जो युद्ध पद्धति थी वो अक्सर सफल रहा करती थी युद्ध करते वक्त। ठीक है, अगला जो था वो क्या था, सिख। ठीक है, सिखों की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से राजपूतों ने विरोध किया, अहोमों ने विरोध किया, सिखों का भी प्रतिरोध देखने को मिलता है। सिखों की अगर हम बात करें तो ये एक तरीके से एक आध्यात्मिक पहले संगठन बना था सिखों का। ठीक है, इसमें क्या था कि गुरु नानक देव जी ने क्या किया था, समानता, करुणा और ईश्वर की एकता, जैसे बहुईश्वरवाद था, बहुत सारे ईश्वर थे, तो लोगों के मन में समानता लाने के लिए, क्योंकि आपको पता है भेदभाव भी था, जातिगत भेदभाव कह लो, ऊंच नीच कह लो, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें थी, तो इन सबको समाप्त करने के लिए गुरु नानक देव ने क्या किया था, समानता, करुणा और ईश्वर की एकता का संदेश फैलाते हुए सिख धर्म की एक तरीके से एक आध्यात्मिक संगठन की स्थापना करी थी, जिसने धर्म की स्थापना करी थी, जिसको सिख कहा गया। ठीक है, इनका कोई भी अगर देखा जाए तो पहले ऐसा मोटिव नहीं था कि ये विरोध करेंगे या राजनीतिक पावर अपने हाथ में लेंगे, ऐसा इनका कोई मोटिव नहीं था। गुरु नानक देव जी ने एक धर्म क्या करें तो एक मजहब बनाने की कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने समानता और ईश्वर की एकता, मतलब ईश्वर एक है ये दिखाने की कोशिश करी थी। लेकिन धीरे धीरे चीजें जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, इनको जबरदस्ती या जबरन इनके साथ ऐसा किया जाता, मतलब ऐसा होता है जिसकी वजह से इन्हें राजनीति में आना पड़ता है या इनको युद्ध आदि करने पड़ते हैं। जैसे कि सबसे पहला उदाहरण क्या होता है कि जहांगीर का जो पुत्र होता है वो गुरु अर्जन देव के पास आता है शरण लेने के लिए। जब गुरु अर्जन देव के पास शरण लेने के लिए आएगा और किसी भी गुरु के पास अगर कोई शिष्य बनने के लिए आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसको शरण देगा। तो गुरु अर्जन देव क्या करते हैं, उसको जहांगीर के पुत्र को शरण दे देते हैं, और इसकी वजह से जहांगीर क्या करता है, गुरु अर्जन देव को मृत्यु दंड सुना देता है और उनको मार देता है या मरवा देता है। ठीक है, इसी तरीके से अगली चीज क्या थी कि जो इनके उत्तराधिकारी थे गुरु हरगोविंद सिंह। अब ऑब्वियस सी बात है गुरु अर्जन देव के साथ गलत हुआ, उन्हें जबरदस्ती राजनीतिक क्रियाओं में जोड़ा गया, तो इसके लिए गुरु गोविंद सिंह क्या करते हैं, अपनी एक सेना, गुरु हरगोविंद, ठीक है, गुरु हरगोविंद सिंह क्या करते हैं, एक तरीके से अपनी एक सेना तैयार करते हैं और मुगलों के विरुद्ध यहाँ से जो है विद्रोह या लड़ाई शुरू होती है। ठीक है, विद्रोह या लड़ाई शुरू होती है। इसके बाद अगला जो होता है 1675 में कुछ कश्मीरी पंडित आते हैं। वो कश्मीरी पंडित जो है गुरु तेग बहादुर से शरण और समर्थन मांगते हैं, क्योंकि उनसे जबरदस्ती उन्हें मतलब बोला जा रहा था कि उनको धर्म परिवर्तन करना है, उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए जबरन, मतलब उन्हें जबरदस्ती उनके साथ की जा रही थी। तो वो गुरु तेग बहादुर की शरण में आते हैं, तो गुरु तेग बहादुर उनका समर्थन करते हैं, जिसकी वजह से 1675 में गुरु तेग बहादुर की भी क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है और उनके 2 पुत्रों को भी मरवा दिया जाता है। ठीक है, लाल किले के आपको पता है चांदनी चौक में उनके पुत्रों को मरवा दिया जाता है। इस तरीके से लास्ट में आप देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जो इनके 10वें गुरु होते हैं, ठीक है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, ये क्या करते हैं, ये खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। अब ये खालसा पंथ जो था ये सिर्फ एक धार्मिक संगठन नहीं था, ये एक राजनीतिक संगठन भी था, जिसमें कि इन्होंने क्या किया, मतलब एक तरीके से अब ये प्रशासन में, प्रशासनिक क्रियाओं में आए। अब इन्होंने बाकायदा साम्राज्य विस्तार की बात करी, युद्ध करने की बात की, क्योंकि इन्होंने इस खालसा पंथ की शुरुआत बेसिकली सुरक्षा के लिए की थी अपनी, क्योंकि सुरक्षित ही नहीं छोड़ा जा रहा था, इनके साथ जबरदस्ती की जा रही थी, इस्लाम धर्म अपनाने के लिए इन्हें बोला जा रहा था। ठीक है, एक तरीके से क्योंकि बहुत बड़ा जन समर्थन इन्होंने इकट्ठा कर लिया था, तो जो शासक था वो इनको खतरा मतलब अपने लिए मान रहा था कि ये इन केस या इन फ्यूचर हमारे साम्राज्य को हमसे छीन ना ले। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे अपनी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। ठीक है, आपने सुना भी है ना, वाहे गुरु जी दा खालसा और वाहे गुरु जी दी फतेह, ये नारा भी दिया जाता है इसी समय पर। ठीक है, तो इस तरीके से खालसा पंथ की स्थापना होती है। तो यहाँ से ये क्या है, कुछ मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ विरोध हुआ, जाटों ने विरोध किया, आदिवासी समुदायों ने विरोध किया, राजपूतों ने भी विरोध किया, अहोमों ने और सिखों ने भी कहीं ना कहीं इनका विरोध
विरोध या विद्रोह एक तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, अब प्रशासन की बात करें तो दोनों अगर देखें, सबसे पहले हम दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की बात अगर करें तो किस तरीके से उन्होंने प्रशासन या शासन चलाया, तो दिल्ली सल्तनत में जो सारी पावर होती थी वो किसके पास होती थी? सुल्तान के पास होती थी। पूर्ण अधिकार जो था वो किसके पास था? सुल्तान के पास था। और दूसरा क्या था? सुल्तान के पास पूर्ण अधिकार। और ये क्या किया करते थे? एकता प्रणाली को फॉलो किया करते थे। एकता प्रणाली में क्या कि एक जमीन का टुकड़ा किसी अपने सेनापति या किसी को देकर, जिसको इक्तेदार कहा जाता था, और उस एकता पर जो जमीन का टुकड़ा है उससे टैक्स इकट्ठा करके वो इक्तेदार किसको दिया करता था? सुल्तान को दिया करता था। तो इस तरीके से एकता प्रणाली थी। और इसमें इनके जो प्रशासन में अगर देखा जाए तो ये किसानों पर भारी कर उस समय पर देखने को मिला, और इस कर की वजह से इनका विरोध भी कई बार देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये तो हो गया प्रशासन, दिल्ली सल्तनत ने क्या किया। इसके अलावा अगर हम मुगल प्रणाली की बात करें तो मुगल प्रणाली में कुछ खास अधिकारियों को अपॉइंट इन्होंने किया था मुगलों ने। जैसे कि ये पहले क्या था? दीवान। दीवान क्या होता था? वित्त प्रभारी, यानी कि जितना भी अपना आपका अकाउंट से रिलेटेड काम होता था, फाइनेंशियल जो भी चीजें होती थी, वो कौन संभालता था? ये आपका दीवान संभाला करता था। दीवान के पद पे जो भी व्यक्ति होगा। ठीक है, इसके अलावा अगला होता था मीर बख्शी। मीर बख्शी कौन होते थे? मीर बख्शी वो होते थे जो सैन्य विषयों को देखा करते थे। ठीक है, सेना से रिलेटेड जो भी कामकाज है, जो भी विषय, उनको देखने वाला बंदा कहलाता था मीर बख्शी। ठीक है, और इसके बाद अगला होता था खाने सामान। ठीक है, खाने सामान कौन था? जो शाही घरानों, व्यापार, उद्योग, इनसे रिलेटेड मामलों को देखा करता था, उसको बोलते थे खाने सामान। ठीक है, इसके अलावा अगला था सदर, जो न्यायिक मतलब चीजों को देखा करते थे। ठीक है, न्यायिक मामलों पर अपनी राय रखा करते थे या मतलब विवाद वगैरह सुलझाया करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें सदर कहा जाता था। तो ये कुछ अधिकारी थे जो उसके प्रशासनिक कामकाज में उसकी मदद किया करते थे, मतलब मुगल साम्राज्य में। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो जैसे यहाँ पर एकता प्रणाली हुआ करती थी, इन्होंने उसको थोड़ा सा बदलकर, मॉडिफाई करके उसका नाम चेंज कर दिया, उसका नाम रख दिया मनसबदारी प्रणाली। ठीक है, जिसको अकबर ने शुरू किया था, मनसबदारी प्रणाली। ठीक है, इसके अलावा इनके एक राजस्व अधिकारी थे जिसने काफी राजस्व सुधार किए, जिसका नाम था टोडरमल। ठीक है, टोडरमल जो थे वो एक ऐसे अधिकारी, मतलब एक ऐसे राजस्व अधिकारी रहे हैं जिसने मतलब अगर देखा जाए तो मुगलों के समय में काफी राजस्व में जो सुधार किए जाने चाहिए, जो बेहतर सुधार हैं, वो सब टोडरमल ने किए, इसीलिए ये फेमस राजस्व अधिकारी रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था? इन्होंने गांव में स्वशासन जारी किया था, मतलब कि गांव में जो भी संस्थाएं हैं वो आपस में मतलब खुद ही अपने एरिया पर कंट्रोल कर सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मुगलों की प्रणाली थी। ठीक है, ये आपका मुगल हो गया। अब दिल्ली सल्तनत प्रशासन कैसे चलाती थी ये हो गया। इसका एक लास्ट टॉपिक है कि इस समय पर जनजीवन का क्या हाल था, क्या चीजें हुआ करती थी। तो देखा जाए तो जो ज्यादातर मुख्य आजीविका थी लोगों की, या पालन पोषण अपना जो किया करते थे, तो उसका मुख्य आधार तो आपका क्या था? कृषि ही थी। ठीक है, तो मुख्य आजीविका क्या थी? कृषि थी। इसके अलावा ये लोग क्या करते थे? सिंचाई व हस्तकला का इन्होंने इस समय पर विकास किया। सिंचाई की जो भी व्यवस्था है उसको बदला, है ना, काफी प्रणाली नई नई ये लेकर आए, किस तरीके से सिंचाई को और बेहतर किया जा सकता है, ऐसी तकनीकें लेकर आए। इसके अलावा हस्तकला का इन्होंने विकास किया। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि इन्होंने अंतरदेशीय व समुद्री व्यापार इस समय पर क्या हो रहा था? इस समय पर फल फूल रहा था। ठीक है, मतलब एक देश से दूसरे देश में व्यापार फल फूल रहा था, और वो व्यापार किसके माध्यम से होता था? समुद्र के माध्यम से, या समुद्री व्यापार के माध्यम से व्यापार भी फल फूल रहा था। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो इस समय पर मंदिर जो थे वो क्या बन रहे थे? आर्थिक केंद्र बन रहे थे। जो भी आर्थिक गतिविधियां होती थी वो बेसिकली मंदिर उसका केंद्र हुआ करते थे। ठीक है, इसके अलावा युद्धों और करों के कारण लेकिन कुछ कठिनाइयां जनजीवन को देखने को मिल रही थी, क्योंकि युद्ध होते रहते थे, टैक्स बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से जनसाधारण का जो जीवन था वो उतना आसान नहीं था और उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ठीक है, तो ये ऐसा यहाँ नहीं है, हमेशा ही जो भी कुछ होता है उसका अगर किसी पर असर पड़ता है तो वो आम आदमी पर ही पड़ता है। ठीक है, राजा लड़ते हैं, अपना युद्ध करते हैं, सब कुछ करते हैं। ठीक है, अपनी सेना को देखते हैं, वो साम्राज्य का विस्तार करते हैं, पर आम जनता की तो उसमें कोई भलाई होती नहीं है। ठीक है, राजा कोई भी रहे उसे शोषण ही करना होता है। ठीक है, तो ये कुछ
चीजें थी। ठीक है, ये आपका चैप्टर क्या है इस तरीके से खत्म हो जाता है। ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है क्लास 8 का। ठीक है, अगर मैं दोबारा कह रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि इसकी और वीडियोस आपको मिलते रहें, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और आपको चैनल पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगी सोशल साइंस की। और ये जो आपका चैनल है ये सिर्फ एजुकेशनल चैनल नहीं है, एक इन्फॉर्मेटिव चैनल भी है। तो जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं जॉब से, वैकेंसी से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। तो अपने बड़े भाई बहनों तक भी ये चैनल जरूर पहुंचाएं। अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।